नमस्कार छात्रों। हिंदी साहित्य का इतिहास, इसके अंतर्गत हम रीतिकाल से लेकर आधुनिक काल की विभिन्न विधाएं जो हैं, विभिन्न विधाओं को लेकर चर्चा करने वाले हैं। आपके अध्ययन के लिए जो निर्धारित पाठ्यक्रम है, उस पाठ्यक्रम में सबसे पहले 5वीं इकाई में हमने भक्तिकाल और आदिकाल को लेकर चर्चा की, लेकिन इकाई यानी सेमिस्टर 6 के लिए आपके अध्ययन के लिए रीतिकाल और आधुनिक काल की बहुत सारी विधाओं को लेकर पाठ्यक्रम निर्धारित किया गया है। तो हिंदी साहित्य का इतिहास, रीतिकाल जो है, रीतिकाल का काल समय काल निर्धारण जो है वह उसके संबंध में थोड़ी चर्चा करें। संवत 1700 से संवत 1900 यानी सन 1643 से 1843 तक का हिंदी साहित्य अपने पूर्ववर्ती साहित्य के अनेक दृष्टियों से अलग अलग प्रकार का रहा है। इस युग को सामान्यतः तत्कालीन प्रमुख प्रवृत्ति के आधार पर रीतिकाल के नाम से पहचाना जाता है। हिंदी साहित्य के आदिकाल में अनेक साहित्यिक गतिविधियों का सम्मिश्रण दिखाई देता है, तो भक्ति काल में पारलौकिकता की प्रधानता उपलब्ध होती है। रीतिकाल का साहित्य इससे अलग प्रकार का साहित्य है। इस युग के साहित्य को परलोक तथा मोक्षादि की चिंता नहीं थी, अपितु इसका जीवन के प्रति भौतिक दृष्टिकोण रहा है। रीतिकालीन साहित्य लोक साहित्य तथा सिद्धांत साहित्य के बीच का साहित्य माना जाता है। इसमें होने वाली पांडित्यायी उसका प्रदर्शन की प्रबल भावना के कारण कवि कर्म तथा आचार्य कर्म का एक साथ निर्वाह करने वाले साहित्यकारों का प्रभाव रहा है। भावुकता और कला का अद्भुत समन्वय करने वाले रीतिकालीन कवि ने काव्य को शुद्ध कला के रूप में ग्रहण किया है। इस युग के कवियों को 3 वर्गों यानी रीतिबद्ध, रीतिसिद्ध और रीतिमुक्त, इन 3 विभागों में विभाजित किया जाता है। रीतिकालीन काव्य धार्मिक प्रचार, भक्ति का माध्यम या समाज सुधार का साधन नहीं है या नहीं था। वह ऐतिहासिक या ऐहिक मूलता या ऐहिकता मूलक नई दृष्टि का परिचायक था। यह जनपद के से राजपद की ओर अग्रसर होने वाली काव्यधारा होने के कारण इसमें अनेक तत्कालीन सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक परिवेश के प्रभाव के कारण विलासिता आ गई थी। अतः आलोच्य इकाई में हम रीतिकालीन राजनीतिक, सामाजिक परिस्थितियां, नामकरण तथा प्रमुख कवियों का परिचय प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। नामकरण को लेकर जब चर्चा करते हैं तब हिंदी साहित्य का उत्तर मध्यकाल संवत 1700 से 1900 नामकरण की दृष्टि से थोड़ा विवादास्पद रहा है। मिश्र बंधु जो हिंदी साहित्य के इतिहासकार हैं, इन्होंने इस काल को अलंकृत काल से नाम से अभिहित किया गया है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने इस काल को या काल की सीमा निर्धारित करते हुए रीतिकाल नाम से इसे पुकारा है। शुक्ल जी इस काल को श्रृंगार काल कहना उचित समझता है या समझा है। रामशंकर शुक्ल रसाल जी ने इस काल का उल्लेख कला काल के रूप में किया है। इससे स्पष्ट होता है कि रीतिकाल का नामकरण एक समस्या बनकर रहेगी। अधोलिखित जो ऊपर लिखित जो पंक्तियां हैं, उन पंक्तियों में हम नामकरण का विस्तार से पूर्वक जानने का प्रयत्न करेंगे। नामकरण को सबसे पहले ले लेंगे अलंकृत काल को, यानी सर्वप्रथम मिश्र बंधुओं ने अपने ग्रंथ मिश्र बंधु विनोद में इस काल की अलंकरण की प्रवृत्ति को प्रधानता दी है और प्रधानता को देखकर अलंकृत काल इसका एक प्रकार का नाम इस रीति काल को देने का काम किया। किसने? मिश्र बंधु विनोद या मिश्र बंधुओं। उन्होंने इस काल को पूर्वालंकृत
काल और उत्तरालंकृत काल के रूप में भी विभाजित कर उसका विवेचन करने की कोशिश की है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि इस समय के कवियों ने सालंकार भाषा लिखने का अधिक प्रयोग किया है, यानी अलंकारों के साथ भाषा का प्रयोग करने का अधिकतर प्रयोग इस काल में हुआ था। इसी कारण वे कहते हैं कि यह एक अलंकृत काल है। इस काल के कवि अलंकारों के प्रचुर प्रयोग से श्रोताओं और पाठकों को प्रभावित तथा कविता सुंदरी को अलंकारों से अलंकृत करना चाहते हैं। अब इस पर बहुत सारे लोगों ने अपने मतों को व्यक्त किया है, या इसे अलंकृत काल क्यों कहा जाता है, या इससे दूसरे प्रवृत्ति का बोध होता है या नहीं, या इस प्रकार का नाम अगर इस समय को दिया जाएगा तो सभी प्रवृत्तियां उसमें सम्मिलित होती है या नहीं, इसके संबंध में थोड़ा विवादास्पद बातें हैं और लोगों ने इनके संबंध में थोड़ी खंडनात्मक विचार, जिसे हम कहते हैं कि वह विचार यहाँ प्रस्तुत करने का प्रयत्न किया गया हमें दिखाई देता है। तो इस पर आपत्तियाँ उठाई हैं कि मिश्रबंधु विनोद कहते हैं कि रीतिकाल को कलाकाल या अलंकृत काल से जाना जाए, तो अलंकृत काल अगर हम कहते हैं तो बाकी की प्रवृत्तियाँ उपेक्षित रह जाती हैं। इसी कारण इस पर आपत्तियाँ बहुत सारी हैं। मिश्रबंधुओं के इस नामकरण का परवर्ती युग के अनेक विद्वानों ने खंडन किया है। परवर्ती का मतलब है कि पूर्व के। उनका कहना है कि अलंकार को तो सभी कालों में या सभी कालों की कविताओं में हमें मिलता है या मिल जाएंगे। साथ ही अलंकारों के अतिरिक्त अन्य काव्यागों का निरूपण भी रीतिकालीन काव्य में हुआ है। अतः अलंकृत काल कहने से उन सब की उपेक्षा हो जाएगी। यह भी उल्लेखनीय है कि मिश्रबंधु इस काल को अलंकृत काल कहते हुए भी इस काल में रीति ग्रंथों की प्रचुरता को स्वीकारते हुए कहते हैं कि इस प्रणाली के साथ रीति ग्रंथों का भी प्रचार बढ़ा और आचार्यत्व की वृद्धि हुई। आचार्य लोग तो स्वयं कविता करने की रीति सिखलाते थे। इससे स्पष्ट होता है कि मिश्रबंधु भी इस काल की सामान्य प्रवृत्ति के रूप में रीति काल को स्वीकारते हैं। दूसरी प्रमुख बात यह है कि अलंकृत शब्द अपने अर्थ की सीमित सीमा के कारण इस काल की समस्त काव्य प्रवृत्तियों को अपने में समेट नहीं सकता। इसी कारण इसे अलंकृत काल केवल कहना ये उचित नहीं है, ऐसा मत बाकी के विद्वानों ने भी व्यक्त किया है। यानी मिश्रबंधु विनोद ने भी या मिश्रबंधुओं ने भी इसके संबंध में अपनी राय दी है कि हमारे अलंकृत काल की प्रचुर मात्रा में अलंकार का प्रयोग करने के कारण हम इसे अलंकृत काल कहते हैं, लेकिन बाकी की प्रवृत्तियां अगर उपेक्षित होती हैं तो उन्होंने स्वीकार किया है। दूसरी बात कौन सी स्वीकार किया है कि मिश्रबंधु भी इस काल की सामान्य प्रवृत्ति के रूप में रीति को स्वीकारते हैं। तो रीति को अगर वे स्वीकारते हैं तो इसमें रीति काल का होना जरूरी है, इस प्रकार उनका मानना भी है। दूसरे जो रचनाकार हैं, दूसरे जो इतिहासकार हैं, पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, इन्होंने इस काल को क्या कर दिया कि श्रृंगार काल इस प्रकार का नाम दिया। जैसे कि रीति का अर्थ ही लोग बताते हैं श्रृंगार काल। पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने अनेक युक्तियों के द्वारा विवेच्य काल को यानी इस काल को श्रृंगार काल के नाम से अभिहित किया गया। उनके मतानुसार इस युग की प्रमुख प्रवृत्ति श्रृंगारिक होने के कारण या श्रृंगारिकता की ही रही है। अतः इस युग को श्रृंगार काल कहना युक्ति संगत होगा। मिश्र जी द्वारा दिया गया यह महत्वपूर्ण नाम जो है वह महत्वपूर्ण है। आचार्य शुक्ल जी ने भी इसका विरोध नहीं किया था। आचार्य शुक्ल जी ने भी इसका विरोध नहीं किया है। उन्होंने कहा है कि वास्तव में श्रृंगार और वीर इन्हीं दो रसों की कविता इस काल में हुई है, यानी प्रधानता श्रृंगार की ही रही। इससे इस काल को रस के विचार से कोई श्रृंगार काल कहे तो कह सकता है। यानी अलग अलग पद्धति के संबंध में यहाँ चित्रण किया हुआ आपको दिखाई देगा। यानी अलंकृत काल जब कहा जाता है, मिश्र बंधुओं ने कहा, तो बाकी की प्रवृत्तियाँ क्या हो जाती कि उपेक्षित हो जाती हैं। आगे चलकर पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी कहते हैं कि श्रृंगार काल इसे अगर हम कहते हैं तो श्रृंगार काल के कारण एक रस की प्रवृत्ति को लेकर अगर उस पर चर्चा करते हैं
तो हम सभी सही मायने में क्या कर सकते हैं कि उसका अंदाज़ा हम निकाल सकते हैं। दूसरी बात कि इस पर भी आपत्तियां बहुत सारे लोगों ने उठाई। जब जब भी विद्वानों ने अपनी राय दी है, अपनी विषय के संबंध में बहुत सारी जानकारी देने का प्रयत्न किया है, तब तब बाकी के विद्वानों ने उनका खंडन किया है। यानी अध्ययन के बलबूते पर, रिसर्च या शोध के आधार पर जब भी प्रक्रिया इस प्रकार की होती रहती है तो विद्वानों में मतभिन्नता हमें दिखाई देती है। दूसरा एक महत्वपूर्ण मुद्दा आपको मैं बताना चाहता हूँ कि भक्तिकाल से लेकर आदिकाल से लेकर अभी रीतिकाल तक जितने भी रचनाकार हैं, उन रचनाकारों के संबंध में आज भी पूरी तरह से जानकारी हमें उपलब्ध नहीं होती। अंतसाक्ष्य और बाह्य साक्ष्य के आधार पर उनकी जानकारी हमें मिलती है। अगर उनके व्यक्तित्व का परिचय हमें करना है या कराना है तो अंतसाक्ष्य और बाह्य साक्ष्य के आधार पर जो भी हमें मिलता है उसको आधार बनाकर ही हमें लिखना होगा। यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने जो इतिहास लिखा, हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा है, तो उसमें उन्होंने बहुत सारी जानकारी इस प्रकार की दंत कथाएँ, आख्यायिका या अंतसाक्ष्य बाह्य साक्ष्य के आधार पर क्या किया है कि उसका विश्लेषण कर दिया है ताकि हम सच तक पहुंच सके, ताकि हमें सच्चाई का पता चले। जिस प्रकार मिश्र बंधु ने इस काल को अलंकृत काल कहा, लेकिन बाकी के लोगों का कहना क्या है कि केवल अलंकृत काल कहना यहाँ उचित नहीं है, तो बाकी श्रृंगार काल के रूप में पंडित विश्वनाथ मिश्र जी ने उसको नामकरण देने का प्रयत्न किया। हर एक रचनाकार को जो प्रवृत्ति इस काल की भाती थी उसी प्रवृत्ति को क्या कर दिया कि उन्होंने उसका नामकरण करने की कोशिश की। अब विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी ने जो भी लिखा है उसके संबंध में खंडन किस बात का है, तो शुक्ल जी के इस विवेचन से यह स्पष्ट होता है कि श्रृंगार काल नाम को स्पष्ट रूप में क्या कहते हैं हम नहीं स्वीकारते, अपितु कहते हैं कि रस के विचार से कोई श्रृंगार काल कहें तो कह सकता है। उन्होंने इस काल को रीतिकाल मानकर ही विवेचन किया है। आश्चर्य की बात यह है कि मिश्र जी ने इस काल को नामकरण को या इस काल का नामकरण तो श्रृंगार काल किया है, किंतु इसका वर्गीकरण रीति तत्व को ध्यान में रखकर किया। वे रीतिकालीन कवियों की तीन विभिन्न जो हैं प्रधानता, जो विभिन्नता है, या रीतिकाल की जो तीन श्रेणियां हैं, जैसे हम कहते हैं कि रीतिबद्ध रचनाएं, रीति सिद्ध रचनाएं और रीति मुक्त रचनाएं, तो रीति तत्व की प्रधानता पर ही इसे श्रृंगार काल इस प्रकार का नामकरण देने में वो हिचकिचाते नहीं। मिश्र जी के नामकरण का विरोध करने वाले विद्वानों का प्रश्न है कि इस काल में नीति के भी पाठ पढ़ाएं, भक्ति के भी पाठ पढ़ाएं, वीर रस की भी रचनाएं का निर्माण हो गया, तो वीर रस की कविताएं लिखने वाले कवियों को हम कहाँ रखेंगे। उनकी बात तो सही है। अगर केवल श्रृंगार को लेकर रीति मुक्त, रीतिबद्ध या उसे क्या कहा जाता है कि रीति सिद्ध, इसमें अगर वर्णन करते हैं और श्रृंगार को लेकर हम उसे श्रृंगार काल कहेंगे, तो वीर की रचनाएं भी इस काल में हुई। जैसे कि कवि भूषण ने इसके संबंध में लिखा है, नीति के पाठ पढ़ाने का काम इस काल में बिहारी ने दिया है। भक्ति के संदर्भ में भी बहुत सारे लोगों ने लिखा है, तो कवि रैदास हैं। तो ये सारी बातें जो हैं इनको लेकर अगर चर्चा करेंगे तो यहाँ इन रचनाओं को इस काल के अंतर्गत हम कहाँ रख सकते हैं। तो मिश्र जी के नामकरण का विरोध करने वाले विद्वानों का प्रश्न भी यही है कि इस काल में नीति, भक्ति और वीर रस की कविताएं लिखने वाले कवियों को कहाँ रखा जाए। इस युग के कवियों ने श्रृंगार रस के समूचे अंगों का विवेचन भी नहीं किया। श्रृंगार रस के रति स्थायी भाव तथा उसके आलम्बन, विभाव, उद्दीपन, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव जो होते हैं उनका निरूपण इन कवियों के काव्य में हमें नहीं मिलता। तो इस युग के काव्य में श्रृंगार की प्रधानता निश्चित है, लेकिन वह स्वतंत्र नहीं है, वह रीति पर निर्भर है। अतः इस काल को श्रृंगार काल कहना उपयुक्त है, लेकिन उचित नहीं है ऐसा माना जाता है। तीसरी बात आ जाती है कि तीसरे विद्वान जो है रामचंद्र शुक्ल, जिन्हें रसाल इस उपनाम से भी जाना जाता है, तो उन्होंने इस काल को कला काल इस प्रकार का नाम दिया। पहले अलंकृत काल, दूसरा क्या कर दिया है कि श्रृंगार काल, और तीसरा इस कला काल, इस प्रकार का नामकरण रामचंद्र शुक्ल
जी ने किया है, या उन्हें रसाल भी कहा जाता है। रामचंद्र शुक्ल रसाल जी ने रीतिकाल को कलाकाल के नाम से पुकारा। उन्होंने इस काल के काव्य में कला पक्ष की प्रधानता देखकर यह नामकरण किया है। साहित्य के दो प्रमुख पहलू होते हैं, वे हैं भाव पक्ष और दूसरा है कला पक्ष। इस काल के काव्य में कला पक्ष पर अधिक ध्यान दिया गया। इस पूरे युग में काव्य के चमत्कृत एवं चातुर्यपूर्ण गुणों की और विशेष ध्यान देकर कला के नियमों और उपनियमों के संबंध में रखने वाले रीति या लक्षण ग्रंथों की रचना इस काल में की गई। अतः रसाल जी इसे कलाकाल नामकरण की बात करते हैं। अब इनके मत को लेकर भी विद्वानों में मत भिन्नता दिखाई देती है। इस पर भी बहुत सारी आपत्तियां उठाई, आक्षेप उठाए हैं। वो आक्षेप इसलिए होते हैं कि अगर किसी एक प्रवृत्ति को लेकर हम किसी एक समय का निर्धारण करेंगे तो बाकी की समस्या, बाकी की प्रवृत्तियां उससे उपेक्षित हो जाती हैं, और इसी कारण इन विद्वानों का मानना यह है कि इसके लिए ऐसा नाम होना चाहिए इस काल को जिसमें सभी प्रवृत्तियों का बोध हो, सभी प्रवृत्तियां उसके अंतर्गत आ जाएं। अब कलाकाल जो कहते हैं रामशंकर शुक्ल रसाल जी, तो उनके इस कलाकाल को लेकर चर्चा करने वाले जो लोग हैं या इस पर विवाद उत्पन्न करने वाले जो लोग हैं, उन्होंने क्या कहा कि रसाल जी के नामकरण का विरोध करने वाले विद्वानों ने एक आपत्ति उठाई है। उनका मानना है कि केवल कलापक्ष से कविता नहीं बनती, अपितु काव्य में भाव पक्ष और कलापक्ष इतने एक रूप होते हैं कि उन्हें अलग नहीं किया जा सकता। दूसरी बात यह है कि कलाकाल कहने से ऐसी ध्वनि निकलती है जो जैसे रीतिकाल में भाव पक्ष की नितांत उपेक्षा हुई, जबकि वस्तुतः ऐसा नहीं हुआ। रीतिकालीन काव्य में हृदय पक्ष का एक सुंदर उद्घाटन भी हुआ दिखाई देता है, और अतः इसे कलाकाल कहना उचित नहीं। अब देख लीजिएगा, रीतिकाल के नामकरण को लेकर संवत 1700 से संवत 1900 तक इस काल को माना जाता है। इस काल को किस नाम से जाना जाए, नामकरण विधि उसकी रखी गई, और बहुत सारे लोगों ने अपनी अपनी पद्धति से, अपनी अपनी रुचि के अनुसार, अपने अपने अध्ययन के अनुसार उसका नामकरण करने का प्रयत्न किया हुआ हमें दिखाई देता है। तो आपत्तियाँ तो दिखाई देती हैं, नामकरण भी अलग अलग प्रकार के दिखाई देते हैं, लेकिन हम सही उत्तर में उसको कैसे मानेंगे कि इस काल को रीतिकाल ही कहें। कुछ विद्वानों ने अलंकृत काल कहा, कुछ विद्वानों ने कलाकाल कहा, तो कुछ विद्वानों ने इसे अलग पद श्रृंगार काल के रूप में भी क्या कर दिया कि समझाने का प्रयत्न किया। अब इन सारी बातों को देखने के उपरांत जब हम अंतिम छोर पर आ जाते हैं, तब हमें पता चलता है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने इतिहास के संबंध में जो भी गाढ़ा अध्ययन किया है, गहरा अध्ययन किया है, उस अध्ययन के बलबूते पर सभी विद्वानों ने क्या कर दिया है कि उन्होंने जो नामकरण इस काल का दिया है उसे स्वीकार करने का प्रयत्न अधिकतर रूप में किया हुआ। रीतिकाल इस प्रकार का नामकरण आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने किया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने आलोच्य काल को, इस काल को पद्धति विशेष के आधार पर रीतिकाल नाम दिया है। यहाँ विशेषता कौन सी लगाई? पद्धति को लेकर। इस काल के कवियों में लक्षण ग्रंथों की परिपाटी पर रीति ग्रंथ लिखने की प्रवृत्ति थी। इस काल का वातावरण ही कुछ इस प्रकार का था कि प्रायः प्रत्येक कवि रीति परंपरा का अनुकरण करने में गौरव का अनुभव करता था। इस युग में रीति परंपरा का निर्वाह करना प्रतिष्ठा का विषय, प्रतिष्ठा का साधन बन गया था। शुक्ल जी के अनुसार इस युग के अधिकांश कवियों के पास काव्य शास्त्रीय दृष्टि थी और वे शास्त्र के अनुसार ही काव्य लेखन किया करते थे। काव्यांग की चर्चा करना और लक्षण ग्रंथ लिखकर पांडित्य प्रदर्शन करना इस युग की प्रमुख विशेषता थी। रीति शब्द का सामान्य अर्थ है पद्धति या विधि। काव्य लिखने की विशिष्ट पद्धति के रूप में यह शब्द प्रयुक्त होने लगा था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने रीति शब्द का प्रयोग
काव्य शास्त्रीय दृष्टि से या दृष्टि के अर्थ में ही किया है। हिंदी साहित्य के रीतिकाल के संबंध में इस शब्द को स्वीकारने वालों ने इसका अर्थ स्वीकार किया है। और दूसरी बात यह है कि इसके संबंध में इस शब्द को स्वीकारने वालों ने इसका अर्थ स्वीकार किया रस, नायिका भेद, अलंकार, शब्द शक्ति, छंद आदि का निरूपण करना। अतः रीतिकाल में प्रयुक्त शब्द जो है रीति, उसका संबंध काव्य शास्त्र से है। इसका सामान्य अर्थ है काव्य के विभिन्न अंगों के लक्षण और उदाहरण प्रस्तुत करना या काव्यांग निरूपण करना है। इसे ही रीति पद्धति कहा गया है। इस युग के प्रायः सभी कवियों ने रीति पद्धति पर काव्य रचना की है, अतः इस काल को रीतिकाल कहा जाता है। भले ही रामचंद्र शुक्ल जी ने इसे रीतिकाल कहा, फिर भी लोगों ने उनके भी इस नामकरण विधि को लेकर आपत्तियां उठाई हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के रीतिकाल नाम को यद्यपि अधिकांश विद्वानों ने स्वीकार किया है, तथापि उस पर कुछ आक्षेप भी किए गए। कुछ विद्वानों का तर्क है कि रीतिकाल संज्ञा व्यापक नहीं है, क्योंकि इसके अंतर्गत घनानंद, बोधा, आलम, ठाकुर बिहारी जैसे वे प्रतिनिधि कवि नहीं आ पाते जिन्होंने काव्यांग विवेचन करने वाला कोई लक्षण ग्रंथ नहीं लिखा है। अब बात आ गई रीतिकाल को रीतिकाल नहीं कहने की। बाकी के लोगों की तरह इनके भी इस नामकरण को लेकर आक्षेप उठाए गए हैं। पांचवी बात जो बताना मैं चाहता हूँ कि मिश्र बंधु और आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने इसे उत्तर मध्यकाल के रूप में भी स्वीकार करने का प्रयत्न किया हुआ है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने मानव मनोविज्ञान के आधार पर आलोच्य काल को मध्यकाल इस नाम से नामकरण इसका किया है। मानव मनोविज्ञान किसी भी कालावधि को सामान्य तथा 3 भागों में विभाजित करता है, आदि, मध्य और अंत या आधुनिक। शुक्ल जी ने मध्यकाल में 2 प्रमुख प्रवृत्तियों को देखकर प्रथम भाग को पूर्व मध्यकाल भक्ति काल और दूसरे भाग को उत्तर मध्यकाल रीतिकाल इस प्रकार का नाम दे दिया, क्योंकि इस काल में भक्ति के संबंध में भी रचनाएं की गई थी और रीति के संबंध में भी रचनाएं की। तो उन्होंने क्या कर दिया कि इसमें 2 विभाग किए, एक भक्ति काल और दूसरा रीतिकाल। जो भक्ति काल से प्रभावित था इसी कारण और जो आधुनिकता से प्रभावित था उसे रीतिकाल इस प्रकार की नामकरण देने का प्रयत्न इन्होंने किया। यानी वास्तव में मिश्र बंधुओं ने अपनी रचना मिश्र बंधु विनोद में हिंदी साहित्य के इतिहास काल का विभाजन करते समय आदि, मध्य और अंत या आधुनिक शब्द का प्रयोग शुक्ल जी के पहले किया था। शुक्ल जी ने मिश्र बंधुओं की परंपरा को अपनाकर मध्यकाल नामकरण का प्रयोग करते हुए उन्होंने क्या कर दिया था कि अपनी राय वहाँ बताने की कोशिश उन्होंने की थी। तो इसको पूर्व मध्य और उत्तर मध्य काल के रूप में विभाजित करते हुए विवेचन किया गया है। इस पर भी आपत्तियां उठाई गई। मिश्र बंधु और शुक्ल जी के इस नामकरण का अनेक विद्वानों ने विरोध किया है। उनका मानना यह है कि इस नामकरण से साहित्य की किसी भी प्रवृत्ति का बोध नहीं होता, यह केवल काल के आधार पर नामकरण किया गया। आगे चलकर अगर इसकी चर्चा करेंगे तो भौतिकवादी साहित्य इस प्रकार का नामकरण भी डॉक्टर शिव कुमार शर्मा ने किया। डॉक्टर शिव कुमार शर्मा जी ने रीतिकालीन साहित्य में होने वाले भौतिक दृष्टिकोण की प्रधानता का देखकर इसे भौतिकवादी साहित्य नाम दिया गया। इसमें पारलौकिकता या मोक्षादि की चिंता न होकर भौतिक जीवन को ही महत्वपूर्ण माना है, अतः यह नाम दिया है। इस नामकरण का कोई विशेष महत्व नहीं है, इसे स्वीकार किया जाना चाहिए। इस प्रकार का कोई विशेष महत्व हमें दिखाई नहीं देता। तो नामकरण को लेकर जब चर्चा की जाती है तो 5 प्रकार के इस नामकरण को लेकर आप क्या करेंगे कि उत्तर के रूप में लिखेंगे। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि आगे चलकर भविष्य में जो भी विद्वान हैं, जो भी हिंदी साहित्य के इतिहासकार हैं, नगेंद्र है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं, बाबू श्याम सुंदर दास हैं, गणपति चंद्र गुप्त हैं, नगेंद्र हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, रमाशंकर शुक्ल जी रसाल जी हैं, राम कुमार वर्मा हैं। इन्होंने इतिहास के संबंध में, हिंदी साहित्य के इतिहास के संबंध में बहुत सारा कुछ लिखा और वह लिखते समय
उन्होंने अपनी अपनी पद्धति से उस इतिहास को लिखने का प्रयत्न किया। जब सारासार हम विचार करेंगे, पूरी तरह से जब समग्र रूप में हम जब विचार करते हैं, तो इस काल को हम रीतिकाल इस प्रकार का नामकरण अगर देते हैं तो वह उचित होगा। तो संवत 1700 से संवत 1900 तक के काल को हम नामकरण की विधि की जितना भी अब तक अध्ययन हमने किया है, अलग अलग नामों के संदर्भ में हमने चर्चा की है, तो अलग अलग प्रकार का साहित्य इस काल में प्रस्तुत था। ये सारी जानकारी हम क्या करते कि यहाँ से प्राप्त करते हैं। तो ये सारा देखने के उपरांत हमें इस बात का पता चलता है कि इसे अगर हम रीतिकाल इस प्रकार के नामकरण को लेकर उसका अध्ययन करेंगे तो बाकी की सारी प्रवृत्तियाँ इसमें आ जाएगी। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। तो अगली तासिका में हम आपको राजनीतिक परिस्थितियाँ, सामाजिक परिस्थितियाँ या रीतिकाल का अध्ययन के संबंध में जो पाठ्यक्रम के लिए निर्धारित जो किए हैं उसके संबंध में हम क्या करेंगे, चर्चा करते रहेंगे। तब तक के लिए हम आज यहाँ रुकना चाहते हैं। धन्यवाद।